मैं हूं स्नेहलता और आज आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा डॉक्टर जो करता था धर्मांतरण वाला ऑपरेशन। सिद्धार्थनगर में एक शख्स ने आरोप लगाया है कि जिस अस्पताल में वो काम करता था वहां के एक डॉक्टर फारूकी ने उसका जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। डॉक्टर का ऑपरेशन धर्मांतरण, अस्पताल में कराता था धर्म परिवर्तन। सिद्धार्थनगर के एसपी दफ्तर पहुंचे शख्स ने जैसे ही पुलिस वालों को अपनी आप बीती सुनाई, हर कोई सन्न रह गया था, क्योंकि इसके हाथ में आधार कार्ड था, उससे इसका नाम मेल नहीं खा रहा था और उसके पीछे की वजह जानकर हड़कंप मच गया। आधार कार्ड के हिसाब से शख्स का नाम करम हुसैन है, लेकिन इसका असली परिचय करम हुसैन नहीं बल्कि रामराज यादव है और इसका धर्म परिवर्तन किसी और ने नहीं बल्कि एक डॉक्टर ने करा दिया। यहाँ पे आए हम डीएम-एसपी की दरखास्त डाले रहे हैं 1 महीने पहले, कार्रवाई नहीं हुआ। हमें हिंदू से मुसलमान बनाया गया है। कहा मुसलमान बन के नहीं रहेंगे तुम्हें हम जान के मार के फेंक देंगे। 3 साल से हम कार्रवाई करते हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मेरा साथ में यह हुआ है, मुसलमानी मेरा कराया गया है खतना। रामराज यादव ने बताया कि वो एक क्लिनिक पर काम करता था। वो क्लिनिक डॉक्टर फारूकी का था। इस दौरान लगातार डॉक्टर फारूकी उसे आयतें पढ़ने के लिए कहता। धीरे धीरे वो डॉक्टर फारूकी की बातों में आता चला गया और फिर डॉक्टर फारूकी ने कर दिया ऑपरेशन धर्मांतरण। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया है। कहते हैं अपने लड़के बच्चे को मुसलमान बना दो, तुम्हें रुपया चाहिए रुपया ले लो। हम लोग हिंदू से मुसलमान बहुत लोग को बनाए हैं, हम लोग विदेश से रुपया पाते हैं। अब चाहते हैं हम मेरा कार्रवाई हुआ, अच्छे से कार्रवाई हुआ, अच्छे से जांच हुआ। नहीं जबरदस्ती कराया गया, हम अपनी मर्जी नहीं हुई। पीड़ित रामराज ने बताया कि डॉक्टर फारूकी ने ही उसका धर्म परिवर्तन कराया। रामराज को कुरान की आयतें पढ़वाई गई। इस दौरान रामराज का जबरन धर्मांतरण करवा दिया गया। करम हुसैन के नाम से बनवाया नया आधार कार्ड। वहीं पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए धर्मांतरण का मामला दर्ज कर लिया, तो वहीं पूरे मामले की जांच में जुट गई है, क्योंकि आरोप लगाने वाला खुद चोरी के इल्जाम में जेल में बंद था और हाल ही में जेल से छूटा। ऐसे में पुलिस भी पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। देखिए, जनपद सिद्धार्थनगर में एक इटवा का रहने वाला युवक है, इटवा थाना क्षेत्र का। उसने एक डुमरियागंज के थाना क्षेत्र के रहने वाले आदमी पे आरोप लगाया है धर्मांतरण का। इसमें पुलिस ने तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया है और जो अब तक इसमें 2 दिन में LIU की और थाने की जांच हुई है, उससे पता चला है कि जिस पे आरोप लगा रहा है आवेदक, उसके यहाँ पे इसने 2-3 साल तक नौकरी भी किया है और आवेदक अभी जेल से छूट के आया है। मोबाइल चोरी के मुकदमे में इटवा थाना क्षेत्र से जेल गया था और वहाँ से छूट के आया है। उसके बाद इसने ये आरोप लगाए हैं। सभी तथ्यों की गहनता से जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस डॉक्टर फारूकी से पूछताछ की तैयारी कर रही है, जिसके यहाँ रामराज काम करता था और उसी पर जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया। ABP गंगा के लिए सिद्धार्थनगर से सिंगेश ठाकुर की रिपोर्ट। खुद आसाराम जेल की सलाखों के पीछे बंद है, लेकिन एक बार फिर से वो चर्चा में है। वजह है उसका यूपी के गोंडा में बना हुआ एक आश्रम, जहां खड़ी हुई थी एक कार और उस कार को जब खोला गया तो उसके अंदर बरामद हुआ एक नाबालिग का शव, जो पिछले 4 दिन से लापता थी। आसाराम का रहस्यमयी आश्रम। आश्रम में शव मिलने से मचा हड़कंप। पीले रंग के इस गेट पर अब जरूर ताला जड़ा हुआ है, लेकिन इसी गेट के पीछे जो आलीशान आश्रम बना है, उसमें रची गई घिनौनी साजिश, जिसका पर्दाफाश हुआ तो हड़कंप मच गया। गोंडा के बहराइच रोड पर बना आसाराम बापू का आश्रम, जिसके अंदर खड़ी हुई थी एक कार से आ रही थी बदबू, और जब कार का दरवाजा खोला गया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसके अंदर पड़ी हुई थी एक बच्ची की लाश। गोंडा के कोतवाली नगर क्षेत्र की मिसुलिया चौकी के अंतर्गत बाबू आसाराम के आश्रम के अंदर एक नाबालिग बच्ची का कार के डिग्गी में शव मिला है।
शव की सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस ने जिस तरीके से पूरे कार और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने पीड़ित परिजन की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया है और परिजन ने बताया है कि जिस तरीके से बच्ची 4-5 दिन से गायब थी, उन्होंने आश्रम के अंदर भी ढूंढा था, पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन आश्रम के अंदर बॉडी नहीं मिली थी। और अब जब बीती रात पुलिस की जानकारी के बाद जब इनका शव मिला है तो पुलिस हरकत में आकर कार्रवाई करने में जुटी हुई है और परिजन ने कुछ नामजद लोगों पर तहरीर दी। जैसे ही लाश मिलने की सूचना पुलिस तक पहुंची, फर्राटा भरती हुई गाड़ी इस आश्रम के अंदर दाखिल हुई और फिर पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। तो मिली जानकारी कि आश्रम के पास ही नाबालिग का घर। 4 दिन पहले घर से गायब हो गई नाबालिग। 4 दिन बाद कार से बरामद हुआ बच्ची का शव। आश्रम के अंदर खड़ी हुई थी कार। जिस बच्ची का शव होने का दावा किया जा रहा है, उसकी मां का आरोप है कि 4 दिन पहले उनकी बच्ची कहीं गायब हो गई थी और अब उसका शव बरामद हुआ है। मैं बच्ची नहीं मारी गई है। किसी के ऊपर शक? सर क्या बताऊं, हमारा खेत का मैटर था, उसमें हमारे पति को 2 साल बाद गायब हुए। अब घर का मैटर है तो मेरी बेटी को गायब करके मार दिया। नाम बताने से कोई और ही खुदा ना खड़ी हो जाए। आपने पुलिस को कोई तहरीर दी किसी के नाम से? हाँ दी थी। किसके नाम? पप्पू सिंह सुरेश। अच्छा। अब बबलू सुरेंद्र पांडे। दरअसल आरोप लगाया गया है कि इससे पहले भी उसके घर में एक घटना हो चुकी है। कुछ साल पहले मृतका के पिता हुए गायब। पिता का अब तक नहीं चल सका पता। गांव के रहने वाले लोगों पर गायब करने का आरोप जगदीश, पप्पू और सुरेंद्र पर लगाया आरोप। बच्ची की हत्या का भी तीनों पर लगाया आरोप। हाँ ये घर का विवाद है, हमारा घर दूसरों से लिखा लिए हैं ये लोग। कहाँ के रहने वाले हैं? जगदीशपुर के रहने वाले हैं पप्पू सिंह और कंडेलगंज के रहने वाले हैं वो जगदीश दुबे। सुरेंद्र पांडे हैं बीमार के। बीमार से उनके सुरेंद्र के घर से जाके घर लिखाए, हमारे घर से कोई नहीं आया गया है। सुरेंद्र के घर से दूसरों के घर से जाके कहाँ मिला है? गाड़ी के डिग्गी में कहाँ मिला है? हाँ गाड़ी के डिग्गी में मिली है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है कि आखिर कब, कैसे इस आश्रम के अंदर बच्ची दाखिल हुई और जिस कार में शव बरामद हुआ है वो कार किसकी है और कैसे उस कार के अंदर बच्ची का शव पहुंचा। कोतवाली नगर जनपद गोंडा एक 13 वर्षीय बालिका की 5 अप्रैल को गुमशुदा होने की, घर से गायब हो जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इसके बाद 7 अप्रैल को परिजनों के द्वारा 3 नामजद लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया था। परिजन और पुलिस की खोजबीन के दौरान आज रात में ये जानकारी मिली कि घर के ठीक सामने एक आसाराम बापू का सत्संग स्थल है। उस परिसर के अंदर एक वाहन के अंदर बच्ची का शव है। इस सूचना पर उच्चाधिकारियों के साथ साथ फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर गए। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अभी भी ये पूरा मामला रहस्यमयी बना हुआ है कि आखिर आश्रम के पास रहने वाली एक बच्ची कैसे आश्रम के अंदर दाखिल हुई और क्या इस बच्ची की हत्या के पीछे आश्रम के ही किसी शख्स का हाथ है। एबीपी गंगा के लिए गोंडा से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट। एक और बच्ची की मौत का सच जानने के लिए पुलिस जांच में जुटी है तो दूसरी तरफ हापुड़ के हैवान को सबसे बड़ी सजा दी जा चुकी है। सिर्फ 44 दिन में नाबालिग बच्ची से रेप के आरोपी को हापुड़ कोर्ट ने सजाए उम्र कैद सुनाई है। यह फैसला हमारे जस्टिस सिस्टम के लिए एक मिसाल है तो दूसरी तरफ हैवानों को सीधा संदेश है, अगर भूल से भी ऐसा अपराध किया तो बगैर देर किए फुल एंड फाइनल हिसाब होगा। हापुड़ के हैवान को सबसे बड़ी सजा। चौवालीस दिन में दरिंदे को सजाए उम्र कैद। अगर मासूम से दरिंदगी की तो बगैर देर किए फुल एंड फाइनल हिसाब होगा। यही संदेश यूपी के हापुड़ में एक मामले पर फैसला सुनाते वक्त हापुड़ कोर्ट की तरफ से दिया गया। यही है वो दरिंदा जिसके ऊपर 6 साल की मासूम से बलात्कार करने और फिर उसकी हत्या करने का आरोप लगा। लेकिन महज 44 दिन के अंदर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। विशेष बात यह है कि कोविड की वजह से कोर्ट बंद रही, मोर्चा न्यायालय, तो
44 कार्य दिवस में बहुत ही कम सेवा अभियोजन की तरफ से पैरवी काफ़ी प्रभावी तरीके से की गई। सभी टीम वर्क रहा, सभी का सहयोग रहा। कितने वर्ष की सजा हुई है इसमें? इसमें उम्र कैद की सजा हुई है अभी अमजद को 302 में और पोक्सो में, दोनों में, और अलग अलग धाराओं में भी। बताया जा रहा है कि परिवार के साथ रहने वाली 6 साल की बच्ची अचानक लापता हो गई थी। बच्ची को तलाशते वक्त परिजनों को पुलिस ने पड़ोस के एक मकान में बदबू आने पर घर के दरवाजे का ताला तोड़ा और घर में घुसे तो एक संदूक में बच्ची का शव मिला। जांच के बाद पुलिस ने मृतक बच्ची के पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया है। FIR दर्ज हुई थी हापुड़ नगर थाने में। इसमें एक छोटी बच्ची थी जिसकी रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। इसमें पुलिस ने विदिन 2 वीक्स इसमें चार्जशीट फाइल की थी और जो ऑनरेबल कोर्ट हैं उनके 44 वर्किंग डेज में उसमें जो अभियुक्त है उसको सजा हुई है, आजीवन कारावास हुआ है उसमें और मृत्यु तक। इस मामले में कोर्ट के फैसले को मिसाल की तरह देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट ABP गंगा। अब आपको दिखाते हैं स्टेशन पर तबाही की टिक-टिक। दरअसल राजधानी से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर 5 बम मिलने से सनसनी फैल गई थी, जिसमें एक टाइम बम भी था। जैसे ही इसकी जानकारी मिली वैसे ही अफरा तफरी मच गई और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन डिफ्यूज। रेलवे स्टेशन पर मिले 5 बम। बम मिलने से मच गया हड़कंप। राजधानी से सिर्फ 30 किलोमीटर दूरी पर एक सुनसान जगह पर टिक टिक की आवाज आ रही थी। जब गांव वाले पास पहुंचे तो संदिग्ध सामान नजर आया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो देखते ही देखते बाराबंकी के सफेदाबाद रेलवे स्टेशन के पास एक के बाद एक 5 बम मिलते चले गए, जिससे अफरा तफरी फैल गई। बम निरोधक दस्ता पूरी तैयारी के साथ मौके पर पहुंचा, जहां दहशत का माहौल बना हुआ था। दस्ते की प्राथमिकता थी कि बम को डिफ्यूज किया जाए। एक एक कर सभी बमों की पड़ताल शुरू की और फिर उनको डिफ्यूज करने का काम शुरू हुआ। पुलिस के आला अधिकारियों से लेकर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई थी और फिर सभी 5 बम को डिफ्यूज कर दिया गया। मौके पर बम निरोधक दस्ता टीम ने जो बम मिले थे उन्हें निष्क्रिय कर दिया है। और मौके पर आप देखिए जो यहाँ पर जिस तरह से जांच पड़ताल हो रही है कि आखिर ये बम है ये किस परिस्थितियों में यहाँ पहुँचे। और आप यहाँ देखिए, ये नज़ारा देखिए कि इन बमों को जो डिस्प्यूज किया गया है, इन बमों को बम निरोधक दस्ता की टीम अपने कब्जे में ले रही है और इसकी जांच पड़ताल होगी। इसके बाद ये क्लियर हो पाएगा कि आखिर इस बम में कौन सी पदार्थ इस्तेमाल किए गए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है। क्योंकि बाराबंकी और लखनऊ के बीच ये बाराबंकी का जो सफेदाबाद रेलवे स्टेशन है और स्टेशन से पास ही एक झाड़ी है जहाँ पर ये संदिग्ध वस्तुएं देखी गई थी, जिसको अभी पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल की जा रही है। बम निरोधक दस्ते ने बताया कि 5 बमों में से एक टाइम बम था, जिसे वक्त रहते डिफ्यूज कर दिया गया, वरना कोई बड़ी घटना घट सकती थी। फिलहाल अब पुलिस पता लगाने में जुट गई है कि आखिर बम के तार किससे जुड़े हैं। राजधानी के बेहद करीब विस्फोटक सामग्री कौन लेकर पहुंचा था और उसका मकसद आखिर क्या है। ABP गंगा के लिए बाराबंकी से सतीश कश्यप की रिपोर्ट। आइए बात कर लेते हैं उस अदृश्य लुटेरे की जो अब तक करोड़ों के जेवरात को लील गया है और एक के बाद एक बैंक को अपनी जद में लेता जा रहा है। दरअसल कानपुर के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर में रखे करोड़ों के जेवरात गायब हो चुके हैं। ये गुत्थी अभी तक सुलझी नहीं है कि आखिरकार खजाना खाली कैसे हो रहा है, ये कौन कर रहा है। लेकिन इसी बीच कानपुर के बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर में रखे गहने गायब होने की खबर ने पूरे इलाके में हड़कंप जरूर मचा दिया है। जेवरात लील रहा लॉकर, एक के बाद एक ग्राहक हो रहे शिकार। कानपुर का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बाहर ग्राहकों की चहलकदमी है और ये किसी लोन या फिर ऑफर की देन नहीं है, बल्कि एक ऐसी सनसनीखेज मामले की वजह से है जिसने इस बैंक के ग्राहकों की रातों की नींद उड़ा रखी है। पिछले 1 महीने से लगातार कई ग्राहक जब इस बैंक में आकर अपना लॉकर खोलते हैं तो खजाना खाली मिलता, यानी उनकी कमाई से बनाई गई सारी जमा पूंजी गायब नजर आती है।
गाढ़ी कमाई को रखने वाले लोग लॉकर्स पर भी काफ़ी ज़्यादा भरोसा करते हैं और कीमती जेवरात वहाँ रखते हैं इस भरोसे से कि वो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन कानपुर के बैंक्स इन कीमती जवाहरातों को लील जा रहे हैं, क्योंकि जब लॉकर ग्राहकों द्वारा खोले जा रहे हैं तो वहाँ पर कीमती रखा हुआ सामान गायब मिल रहा है। बैंक ऑफ इंडिया में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। इससे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 9 ग्राहकों के जेवरात 3 करोड़ के गायब हो गए थे, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया में जब एक ग्राहक अपने लॉकर में रखे हुए सामान को चेक करने पहुंचा तो 45 लाख के जेवरात वहां से गायब थे। एक तरफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का खजाना लगातार खाली होने की खबर आ रही थी, तो वहीं अब मॉल रोड पर बने बैंक ऑफ इंडिया का भी एक मामला सामने आया है, जहां ऐसा ही कुछ हुआ देवी गोस्वामी के साथ, जब वो कानपुर के बैंक ऑफ इंडिया में दाखिल हुई और फिर हड़बड़ाती हुई सीधे बैंक में अपने बने लॉकर के पास पहुंची और जब लॉकर को खोला तो उनकी जमा पूंजी लॉकर लील चुका था। बैंक के लॉकर में रखी जमा पूंजी, धीरे धीरे करके जमा किए जेवरात, लॉकर में बंद थे 45 लाख रुपए के जेवरात। लॉकर खोला तो खजाना खाली मिला। देवी गोस्वामी अकेली नहीं है, उनके जैसे कई और ग्राहक हैं जिनका खजाना बैंक में रखे रखे खाली हो गया। और ये कौन कर रहा है, इसका जवाब भी बैंक कर्मचारियों के पास नहीं है। लॉकर चेक करने आए होंगे? हाँ, चेक करने आए। बताया क्या जा रहा है बैंक के द्वारा? पेपर में निकला था आज की उसमें लॉकर टूट गया है, तो हम लोग चेक करने आए। क्या बताया जा रहा है? लॉकर के बारे में क्या बताया जा रहा है? चेक कराएंगे? हाँ, बोल रहे फॉर्म दिया है कि उन्होंने इसको सेटिस्फैक्ट्री फॉर्म। हाँ, तो अब इसको भर करके लोग खोल के देखे पहले क्या पोजीशन है। भरोसे से रखा होगा, अपने बड़े भरोसे से सामान रखा होगा। बिल्कुल भरोसा ही है, तभी यहाँ आए, किराया देते हैं। जब इस तरीके की खबरें आती हैं तो क्या दिमाग में आता है, जहन में आता है? अब जहन में तो जो सब सही मिले यही आता है। कब से आपका लॉकर? 2013 से। जब ये खबरें निकल के आ रही कि लॉकर में रखा हुआ सामान सेफ नहीं है तो क्या करें? उसने देखने आए कि सही है कि नहीं, मतलब बैंक वाले कोऑपरेट कर रहे हैं? हाँ हाँ। दरअसल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कई लॉकर हैं और बीते 24 दिनों में कुल 212 लॉकर खोले जा चुके हैं, जिनमें 9 लॉकर्स में से सामान गायब मिला। इनमें से करीब 3 करोड़ के गहने गायब मिले। जब आपने ये खबर सुनी तो आप आए हैं, बैंक आए हैं? बस चेक करने आए कि सामान क्या है, क्या चेक करने आए? जी जी जी। आपका भी लॉकर है? हम लोग साथ ही हैं। अच्छा, ये कितने साल पहले आपका लॉकर आपने लिया था? याद नहीं है प्रॉपर, काफी टाइम हो गया। लॉकर बंद करने क्यों आ गए? बंद, कोई सिक्योरिटी नहीं रह गई तो बंद ही करेंगे। जब कोई भरोसा नहीं है कब पैसा गायब हो जाए, कब उसमें गाड़ी कमाई रखी हुई हमारी खत्म हो जाए, इससे बढ़िया घर में ही रखे ना, ज्यादा सेफ रहेगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों को चूना लगाने वालों का कोई पता नहीं चल पा रहा है और लगातार पुलिस जांच की बात कह रही है कि ये थाना फील खाना क्षेत्र के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया जो फूलबाग ब्रांच है, वहाँ का एक प्रकरण, एक मामला हमारे संज्ञान में आया है, जिसमें एक आवेदिका हैं देवी गोस्वामी करके, उनके बैंक के जो लॉकर उनका जो था वो लगभग उन्होंने भी बताया कि 2 साल बाद उन्होंने उसको खोला था और जब वो खोलने गई तो चाबी लगा ही रही थी तो उनका जो लॉकर था वो खुला पाया गया। हम लोग मौके पे भी गए थे, वहाँ पे उसके लॉकर को भी देखा गया, जो उनके बेटे थे वो भी साथ में थे। उनके द्वारा जो एप्लीकेशन दी गई है उसको हम लोगों ने संज्ञानित ले लिया है और उस पर हम लोग FIR पंजीकृत करा के, तो उन्होंने एप्लीकेशन में लिख के दिया है वो 40 से 50 लाख की वैल्यू उन्होंने दी है।